एक गांव में दीनदयाल नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो सोनू, ये गरीब किसान भी अजीब होते हैं, जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे काम चलता है और सारी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। उनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास राजू नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है आप अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं पास के गांव सोनपुर में रहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ जी से कागजी कार्यवाही करने के बाद राजू वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह राजू खेती करने के लिए उस खेत में पहुँच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मैंने हिस्से में कुछ बच पाएगा। राजू दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। राजू अपनी फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छा फसल हुआ है। अगर जमींदार साहब आधा ले भी जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। राजू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ दीनदयाल के कानों तक पहुंचती है। सेठ जी, सुन रहे हो? आज राजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। सुना है उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि राजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। अरे राजू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तेरी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भाई, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल राजू, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक मेरी आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूँ यहाँ से। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। ये कहकर सेठ राजू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल राजू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर राजू मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा। भगवान कब मेरी अपनी जमीन होगी। राजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद राजू का बेटा सौरभ, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गाँव आ जाता है। गाँव आने के बाद जब उसने गाँव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गाँव का ऐसा हाल क्यों है? सभी लोग दुखी
और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ दीनदयाल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ दीनदयाल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है, ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसान की ये स्थिति सुनकर सौरभ बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ दीनदयाल को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन सौरभ सेठ दीनदयाल के घर जाता है। कहो सौरभ, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लोग खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, बट हूँ तो किसान का बेटा। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरा नियम और शर्त तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी? ये तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ, इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। ऐसे भी इसका पिता राजू धान की फसल लगाता है और ये भी धान की लगाएगा। अच्छा सौरभ सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से सौरभ खेतों में काम शुरू कर देता है। सौरभ इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब सौरभ खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ दीनदयाल सौरभ के पास पहुंच जाता है। अरे सौरभ, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है, और आपने ये भी कहा था नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू का फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैं सोचा इस बार आलू लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस का, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह सौरभ ने चालाकी दिखाते हुए सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया।